वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, खुश आमदीद। और मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और जनाब आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और जनाब कामयाबी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़े होंगे, क्योंकि कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपनी तमाम तर तवानाइयों को ना दुरुस्त सिमत में सर्फ करना, अपने मकसद पर फोकस रखना और कोई भी फ़ैसला कर ले या कुछ करने की अगर आप अपनी ज़िंदगी में ठान लें तो फिर मुस्तकिल मजाजी से आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हम अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोगों को देखते भी हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं कि वो कभी कुछ करने लग जाते हैं और कभी कुछ करते हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं और वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन कामयाबी उनका मुकद्दर नहीं बनती है, क्योंकि वो जो अपनी एनर्जीज़ होती हैं या और वो जो वक्त होता है ना उनका, वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए अगर ज़िंदगी में हम लोग या आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी मंजिल का तयन सबसे पहले करें, फिर उसी सिमत में डट कर मेहनत करनी चाहिए और अपने आप को इस चीज़ का एक्सपर्ट बना लें। और दूसरी चीज़ के ब्रांडिंग के पीछे भागने की बजाय ना ख़ुद को इस काबिल बनाएं, वरना इधर उधर भटकने और मुस्तकिल मजाजी ना होने की वजह से ना आपकी जो क़ुव्वत है, आपकी ताकत, आपकी जहानत सब बिखर जाएगी। तो इसलिए मेहनत का एक ही जनाब कामयाबी का एक ही तकाजा होता है कि आपने मेहनत करनी है और मेहनत मुस्तकिल मजाजी के साथ करनी है। पेशेंटली आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ऊंच नीच आती है, अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते हैं, तभी पता चलता है कि जनाब हम कितने मुस्तकिल मिजाज हैं, हम कितने कंसिस्टेंट हैं, हम कितने फोकस्ड हैं किसी चीज़ को लेकर या अपने मकसद को लेकर। अगर हमने आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ना है तो जो मुस्तकिल मिजाजी होती है, जो कंसिस्टेंसी होती है, इसका आपकी ज़िंदगी में होना बेहद ज़रूरी है। और ये चीज़ सिर्फ अपने मकसद को पाने के लिए नहीं ज़रूरी है, ये आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। आपके रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, आपकी ज़ात को बेहतर बनाने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बेहद ज़रूरी एक एलिमेंट कह ले कि ये आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेहनत से तो आपने भागना नहीं है, मेहनत करते जाना है, लेकिन थोड़ा पेशेंटली आगे बढ़ना है। शॉर्टकट्स आई नो कि बहुत सारे लोगों को मिलते हैं कि हम ये कर लें, इस तरह कर लें, कम टाइम में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो कामयाबी का मज़ा नहीं आता है जो आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। तो ये आज का पैगाम था जो आपके साथ हमने शेयर किया है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं सेल्फ़ केयर के हवाले से। और जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे हमारे सेहत के हवाले से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। और ख़ास करके जनाब बहुत सी ख़वातीन या फिर मर्द हज़रात दोनों ही ये हमें शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि जनाब जैसे ही गर्मी आती है तो हमारे जो चेहरे का रंग है वो डल होना शुरू हो जाता है, दाने बहुत ज़्यादा निकलते हैं, छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो हम किस तरह ख़ुद को बेहतर बना सकते हैं अपने स्किन ट्रीटमेंट्स के हवाले से, हम कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हमें लेने चाहिए, बिकॉज़ क्वैकरी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप जहाँ पर भी देखेंगे आपको कोई ना कोई एक ऐसा जो ख़ुद को सर्जन बोलता होगा, ख़ुद को डर्मेटोलॉजिस्ट बोलता होगा, वो अपना एक क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने किस तरह के प्रोसीजर्स करने हैं। पीआरपी के हवाले से बहुत से लोग जो है मिसगाइड हो जाते हैं, जिनको नहीं पता होता, और जब उनकी सेहत ख़राब हो जाती है, उनके साथ धोखा हो जाता है, तब वो किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाते हैं कि जनाब अब हमारे साथ ये हो चुका है, अब हमें ठीक कर दें। तो आज हम इन तमाम तर चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह और कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हमें लेने चाहिए, कौन से जो टाइप होती है स्किन टाइप पे कौन सा ट्रीटमेंट अच्छा लगता है। पीआरपी हो गया, जितने भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स आजकल चल रहे हैं जिन्हें नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स कहा जाता है, बोटॉक्स आ जाते हैं, उसमें फिलर्स आ जाते हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं, कौन करा सकता है, इस पर बात करेंगे। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अजीम जहांगीर मौजूद हैं, कॉस्मेटिक सर्जन हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब आजकल बड़ा मसला है, हर कोई यही चाहता है कि हम लोग ठीक है कम पैसों में खूबसूरत नज़र आए, लेकिन क्वैकरी आपको पता है, जिससे हम बात कर रहे थे कि क्वैकरी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और लोग कहते हैं कि चलिए ठीक है मेकअप कम से कम हो लेकिन हमारी स्किन बहुत खूबसूरत हो, हमारी आंखें खूबसूरत लगे, हमारे होंठ खूबसूरत लगे। तो क्या ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो इनको इन्हांस कर सकते हैं और वो भी नॉन सर्जिकल हों?
जी, ये आजकल बहुत सारे प्रोसीजर्स आ गए हैं जो कि नए नहीं हैं, बाय द वे पाकिस्तान में नए हैं। अच्छा। लेकिन मैं जब अर्ली 90s में अमेरिका में ट्रेन हो रहा था, ये उस वक्त के प्रोसीजर ईजाद हुए हैं। तो अब 90s का पूरी गुजरी तो तकरीबन 20-30 साल से इनमें से बहुत सारे प्रोसीजर्स मौजूद हैं। ओके। फॉर एग्जांपल बोटॉक्स को 30 साल से ज़्यादा हो गए। अच्छा, यहाँ पे तो भी आए हैं ये? हाँ, नहीं बोटॉक्स तो मुझे भी करते हुए यहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान में भी 17 ईयर्स हो गए। लेकिन जब मैं नया नया आया था तो हमें वहाँ से लाना पड़ता था, खुद हैंड कैरी करनी पड़ती थी कुछ चीज़ें। अब तो माशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अप्रूव्ड हैं, ड्रैप से अप्रूव्ड हैं। तो ये जो प्रोसीजर्स हैं ये बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर्स हैं। वही वाली आपने जो बात की कि जो लोग बेचारे जो परेशान होते हैं वो उस वक्त होते हैं जब नॉन क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि अपने आप को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, और डर्मेटोलॉजी जो ब्रांच थी बिल्कुल नेगलेक्टेड सी ब्रांच थी। पहले आपको पता ही है, सिर्फ जल्द की डिजीज़ की ब्रांच थी। अब जब इसमें नई नई इनोवेशंस आई हैं, उस वक्त के साथ साथ एक और रिक्वायरमेंट ये हो गई कि डॉक्टर उन चीज़ों को सीखें भी। सही, ठीक है। पाकिस्तान में जो डर्मेटोलॉजी रूटीन में सिखाई जाती है उनके कोर्स में ये शामिल नहीं होती चीज़ें, इसलिए ऐड ऑन अलग से सीखनी पड़ती है। अमेरिका में हम इसको फेलोशिप कहते हैं कि आपने पहले डर्मेटोलॉजी स्किन सीख ली, उसके बाद आप 2 साल कम से कम लगाएं, फेलोशिप करें। तो अगर कोई हमारी अमेरिकन सोसाइटी फॉर डर्मेटोलॉजिक सर्जरी जो है उनकी अप्रूव्ड फेलोशिप है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी मुझे खुशी महसूस होगी आपसे शेयर करके कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द 4 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमने फेलोशिप उनकी अप्रूव्ड करवाई हुई है, जहाँ पे हम अपने इंस्टीट्यूट कॉस्मेटिक में लोगों को ट्रेन करते हैं और उनको पैसे भी देते हैं। यानी हम डॉक्टर को फेलोशिप में ये रिक्वायरमेंट है उनकी कि आप जो करेंगे उनको ट्रेन भी करेंगे और उनको आप पे भी करेंगे। ठीक है। फिर भी लोगों में कम रुझान है कि उनको ट्रेनिंग लेने के लिए, और अगर पैसे खर्च करके भी ट्रेनिंग ली जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। थोड़ी सी देर लगती है, डॉक्टर्स भी बेचारे काफ़ी मेरे में अंडर फाइनेंशियल क्रंच होते हैं कि वो पूरी तरह सीखते नहीं हैं। तो अगर प्रॉपरली सीख लिया जाए और प्रॉपर पेशेंट की सिलेक्शन की जाए तो ये प्रोसीजर जो फॉर एग्जांपल अगर किसी के होंठ पहले ही काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, उनमें फिलर करने की तो ज़रूरत नहीं, तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है। इसी तरह आंखों के नीचे आपने देखा होगा हल्के पड़ जाते हैं, हल्के में आप पीआरपी भी कर सकते हैं, और आप फिलर जो नीचे जो लाइन पड़ी है तो उसमें आप फिलिंग कर सकते हैं। लिटरली इट इज़ हाफ ऑफ द साइंस, हाफ ऑफ द आर्ट। जब आपने देखना है किसी पेशेंट को तो आपने एक सिर्फ साइंटिस्ट की नज़र से भी देखना है, एज अ डॉक्टर भी देखना है, और एज अ आर्टिस्ट भी देखना है, बिकॉज आपको ये देखना है कि उनका ओवरऑल चेहरा पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर दिखाई दे, बजाय इसके कि आप कहेंगे चूँकि आप किसी के होंठ छोटे हैं मैंने ज़रूर मोटे करें, चूँकि आपको पूरी प्रोपोर्शन देखनी है। अल्लाह ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि जो आप साइंस में आगे बढ़ते हैं, अल्लाह की कुदरत पे आपको बहुत ही ज़्यादा उस पर मज़ा आता है देख के कि अल्लाह ने हर एक चीज़ के प्रोपोर्शन बनाए हुए हैं कि नाक कितना लंबा हो और उसके हिसाब से होंठ कितने हैं, उसके हिसाब से ठोड़ी। अगर किसी की ठोड़ी पीछे हो और नाक थोड़ा सा लंबा आपने देखा बुरी, तो उसमें हम थोड़ी सी आगे बढ़ा देते हैं, और उसके लिए अब सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, उसमें हम थोड़ी सी फिलिंग कर देते हैं। बगैर ही सारा कुछ हो जाता है। जी, फिलिंग एक फिलिंग का मटेरियल होता है, इसको हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज बनाती हैं। उस मटेरियल को हम बहुत ही बारीक एक सुई से या एक कैनुला से, आजकल नीडल्स की बजाय आगे से गोल सुइयाँ एक किस्म की आ गई जो कि चुभती नहीं है एक किस्म की, तो हम छोटा सुराख करके जिल्द के नीचे वो मटेरियल भर देते हैं। अच्छा। ये मटेरियल इंटरेस्टिंग वही मटेरियल है जो कि आपकी बॉडी खुद से भी बनाती है, प्रोड्यूस कर रही है हाइलुरोनिक एसिड, तो इसलिए इसको एलर्जी नहीं होने का खतरा होता है, इससे कोई रिएक्शन होने का खतरा नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई स्टरलाइजेशन किए बगैर अगर कोई ऐसा चीज़ यूज़ हो जाए जिसमें कि बैक्टीरिया भी अंदर चले जाए, जरासीम भी, तो फिर ज़ाहिर इन्फेक्शन होगी। तो डॉक्टर अगर अच्छा काबिल हो और एहतियात से करे, और पेशेंट उनको सिर्फ चूज़ करे जिनको सचमुच उन प्रोसीजर की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जी लोग काफ़ी दफ़ा जल गई कि जी लेज़र करवाया था, भाई लेज़र करवाया क्यों था? अगर उसकी कोई हर चीज़ का मकसद होना चाहिए। अगर मकसद था फॉर एग्जांपल सिर्फ छाइयाँ थी जो पड़ जाती हैं, लेकिन उसमें हेयर लेज़र रिमूवल के लिए भी तो लेजर्स कराते हैं। जो हेयर रिमूवल का लेज़र है वो बहुत ही अच्छा लेज़र है। डिपेंड करता है, आप कंपनी चेक करें कि किस कंपनी का लेज़र इस्तेमाल हो रहा है, डॉक्टर जो कर रहा है उसका कितना तजुर्बा है, कितने अरसे से कर रहा है, क्या प्रॉपरली। सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये पूछना, अगर आप एक सवाल पूछ रहे हैं जी आपका उस्ताद कौन था डॉक्टर साहब, आपको किसने सिखाया, उनकी ऑनलाइन चेक करें,
उनकी डिग्रियां चेक करें, उनकी क्वालिफिकेशन चेक करें, उनका तजुर्बा चेक करें, उनकी रेपुटेशन चेक करें, अपने जो अच्छे फ़र्ज़ करें। आपके अगर कोई चेस्ट स्पेशलिस्ट अच्छे हैं लाहौर में तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि जी स्किन का स्पेशलिस्ट कौन सा अच्छा है। ओके। हेयर ट्रांसप्लांट में भी ऐसे ही हो रहा है। हाँ जी। कि पहले पाकिस्तान में एक वेव्स आती है ना, पहले हेयर ट्रांसप्लांट के क्लिनिक खुले, सारे खुल गए। उन्होंने कहा जी हम सिर्फ हेयर के स्पेशलिस्ट हैं। अब हेयर स्पेशलिस्ट कोई दुनिया में चीज़ नहीं होती। ओके। डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो स्किन, हेयर एंड नेल तीनों के स्पेशलिस्ट होते हैं। पहले आपको ये स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है, फिर आप किसी एक ब्रांच में, दो ब्रांचेस में आप जा सकते हैं। एक स्पेसिफिक में जा सकते हैं, ज़्यादा में भी। लोग क्या करते हैं, डर्मेटोलॉजी को छोड़ के डायरेक्ट वो एक छोटा सा डिप्लोमा किया या एक दिन का कोर्स किया और फिर करना शुरू हो गए। उससे नुकसान जब पेशेंट का होता है तो पेशेंट समझता है कि ये प्रोसीजर ही गलत है। फॉर एग्जांपल, जिन पेशेंट की आंखें थोड़ी सी नीचे आपकी समझ लें गिर जाती हैं, आपकी जो भवें हैं या आपकी जो आईब्रोज हैं वो कब तक ड्रूप हो जाते हैं कि जी बोटॉक्स गलत लग गया। ओके। बोटॉक्स अगर ज़्यादा लग जाए या गलत जगह पे लग जाए तो बजाय आंखें ऊपर को खुलनी, लिफ्ट होने की, ड्रॉप हो जाती हैं, ड्रूप हो जाती हैं। अब वो जो ड्रॉप हो गया आपका चेहरा तो वो ज़ाहिर बुरा लगेगा। ओके। पेशेंट समझते हैं ये प्रोसीजर ही ख़राब है। वो प्रोसीजर ख़राब नहीं था, जो करने वाले को शायद पता नहीं था और उसको अंदाज़ा नहीं था कि ज़्यादा बोटॉक्स दे दिया। तो ये जो चीज़ें हैं अगर सही की जाएं, एहतियात से की जाएं, लालच ना किया जाए, पेशेंट भी लालच ना करे एकदम से बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने का, डॉक्टर भी लालच ना करे बहुत पैसे बनाने का, तो ये बहुत ही कारामद चीज़ें। और ये जो बोटॉक्स है ये लोग समझते हैं जी सिर्फ ये खूबसूरती के लिए यूज़ होता है। हम बहुत सारी दफ़ा लोगों की, कुछ लोग आपने देखा हो बहुत ना आंखें झपकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा तेज आंखें झपकते हैं, जिसको ब्लेफरोस्पाज्म बोलते हैं, उसमें यूज़ हो सकता है। आजकल बोटॉक्स जो है माइग्रेन में बड़ा इफेक्टिव है। जो लोगों को आपने देखा होगा, कुछ लोगों की गर्दन एक तरफ झुक जाती है और झुकी रहती है, पहले उसकी सर्जरी करके ठीक करना पड़ता था। अब वो जो मसल जो बहुत ज़्यादा उसको खींच रहा होता है, स्टिफ हो जाता है, उसको रिलैक्स कर सकते हैं बोटॉक्स से। तो बोटॉक्स जो मसल रिलैक्सर है बेसिकली, लेकिन उसको बहुत एहतियात से यूज़ करना पड़ता है और वही यूज़ कर सकते हैं जो कि उसके आदी हों यूज़ करने के। और उससे फिर अगर काफ़ी अरसे तक, वो तकरीबन 3 से 5 माह तक, 6 माह तक इसका इफेक्ट रहता है। अच्छा। ये भी एक और मसला है कि लोग समझते हैं जी मैंने एक दफ़ा कोई चीज़ करवा लूँ तो सारी ज़िंदगी क्यों नहीं चलती। प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ें जो है ये वक्ती तौर पे चलती हैं। इसको आप इस तरह समझेंगे जिस तरह आप मेकअप करते हैं, मेकअप की एक ख़ास ड्यूरेशन है। अगर आप अपना पर्स नया लेते हैं, जूता नया लेते हैं तो ये ख़ास हद तक चलता है, ड्यूरेशन है। तो ये जो प्रोसीजर्स हैं ये हैं तो बहुत इफेक्टिव, लेकिन ये चलते थोड़ा अरसा है, साल 6 महीने चल गए। जो फिलर्स हैं वो फॉर एग्जांपल 1 साल से 2 साल वाले भी आ गए हैं। जो थ्रेड लिफ्ट हम करते हैं, एक बारीक सा धागा डाल देते हैं जिससे कि जल्द खिंच जाती है ना, तो बजाय इसके कि पूरा फेस लिफ्ट करें, एक बहुत बारीक सा धागा होता है जो कि स्टिच में यूज़ करते हैं। उसी तरह का धागे के ऊपर छोटे छोटे से नोकदार चीज़ें लगी हुई जो कि जल्द के अंदर जाती हैं, वो आपको चुभती नहीं है, लेकिन वो लिफ्ट हो जाती है, आपका फेस लिफ्ट हो जाता है। फेस लिफ्ट हो जाता है। अब वो जो उसकी जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 1.5 से 2 साल भी चल जाता है। तो सर्जरी, जिनको कि हम पहले सर्जरी रिकमेंड करते थे पेशेंट्स को आज से 20 साल पहले, अब तकरीबन उनमें से आई वुड से 80% पेशेंट्स जो हैं वो नॉन सर्जिकली ठीक हो जाते हैं। कुछ चीज़ें उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती। फॉर एग्जांपल लाइपोसक्शन जो है उसमें हमने आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो निकाल दिया। सही। अब आप चाहते हैं कि यही काम नॉन सर्जिकल प्रोसीजर भी कर ले, तो जो क्रायोलाइपोलाइसिस है कि एक मशीन होती है जिसको हम पेट पे जहाँ पर भी ज़्यादा फैट हो वहाँ पे लगा देते हैं, वो उस जगह के फैट को फ्रीज कर देती है। अच्छा। और जब आप उसको थॉ होने देते हैं, गर्म होने देते हैं फैट को, तो फैट वहाँ से टूट फूट जाता है और वो फिर बॉडी आपकी एब्जॉर्ब करके फैट को उसी तरह हजम कर लेती है जिस तरह कोई भी फैट को बाकी चीज़ें हजम करती है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो चूँकि उतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन उसको मार्केट जब आप करेंगे, जब आप उसकी एडवर्टीजमेंट करेंगे और ऐसे करेंगे कि जी ये तो उतनी ही इफेक्टिव है जितनी कि लाइपोसक्शन, वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती। अब पेशेंट्स बेचारे समझते हैं कि जी ये जो है ये तो काम ही नहीं करती ट्रीटमेंट, हालांकि वो भी काम करती है लेकिन वो कम फैट के लिए और उसको बार बार करना पड़ता है। अब कुछ लोग हैं जो कि सर्जरी के मुतामिल हो ही नहीं सकते, उनके लिए वो बड़ी अच्छी चीज़ है, चाहे वो बार बार करें, लेकिन इफेक्ट उसका भी आएगा, लेकिन वो 5 दफ़ा में आएगा। लाइपोसक्शन में एक ही दफ़ा हमने सारा कुछ फैट को हमने निकाल लिया। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट है ना? हाँ जी, लाइपोसक्शन पहले तो बड़ी सर्जरी होती थी। अब कोई गुज़श्ता 20 एक साल से
उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने पेपर्स भी पब्लिश अमेरिका में किए हैं कि जिसमें हमने 5-5 हज़ार पेशेंट्स को देखा कि क्या लाइपोसक्शन का लॉन्ग टर्म को साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो उसमें हम ये करते हैं कि उस जगह को सुन कर लेते हैं बजाय इसके पेशेंट को बेहोश करें। अच्छा। देखें, बेहोशी के अंदर जो सर्जरी होती है, बेहोशी के अपने तो रिस्क हैं, तो बगैर बेहोश किए आप लाइपोसक्शन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सेडेशन दे देते हैं कि पेशेंट परेशान ना हो। सेडेशन का मतलब है आप हल्की सी गुनूदगी में हैं लेकिन बेहोश नहीं है, आपके गले में कोई नाली नहीं लगी हुई, कोई आपको सांस दिलाने वाली मशीन नहीं है जो कि सर्जरी में ज़रूरी होती है। तो जनरल एनेस्थीसिया की बजाय लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। वो जगह जब सुन्न हो गई, अब वहाँ से हम फैट निकाल लेते हैं और उसके बाद आम तौर पे जिल्द लूज़ नहीं होती। यानी मैंने अब तक कोई चंद मरीज़ होंगे जिनकी जिल्द लूज़ होगी, चूँकि जिल्द टाइट हो जाती है। अल्लाह मैंने ना जिल्द में बहुत रिकॉयल रखा हुआ है कि वो वापस चले जाती है। सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद ख़वातीन का दोबारा उसी तरह हो जाता है। तो अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई हैं जिनका हमें इल्म नहीं था। अब उससे जो नई ट्रीटमेंट्स आ रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब ये ट्रीटमेंट्स एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट की करवाई जा सकती हैं। यानी बोटॉक्स अगर आप देखें तो अमेरिका में एवरेज बोटॉक्स करने की जो प्राइस है वो तकरीबन $1500 है, और यहाँ पे हम 10 गुना कम पे वही बोटॉक्स, उसी कंपनी का बोटॉक्स ड्रैप ने अप्रूव किया हुआ वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़, इसलिए आपने देखा हो बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास बाहर से आते हैं, वो आते हैं और वो अपनी फैमिली को भी मिल ली है और थोड़ा सा फ्रेशनेस भी हो गई और वापस चले गए। लेकिन ये जितने भी ट्रीटमेंट्स की हमने बात की डॉक्टर साहब, इनके एडवांटेजेस तो हैं, आप खूबसूरत तो नज़र आते हैं, आपकी डिज़ायर्स फुलफिल हो जाती हैं, लेकिन क्या इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे? अगर आप इसकी एहतियात नहीं कर रहे हैं ट्रीटमेंट के बाद तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट के बाद एहतियात सिर्फ ये होती है, फॉर एग्जांपल बोटॉक्स है तो हम उसमें बता देते हैं कि आपने 2-3 घंटे लेटना नहीं है, आपने थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद कोई ऐसा जिसका नुकसान नहीं है। अच्छा। अगर नुकसान होना हो तो 2 हफ्ते में पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल उस मसल में लग गया जिसको रिलैक्स करना मकसूद ही नहीं था, इट वॉज नॉट मेंट टू रिलैक्स दैट मसल, तो वहाँ पर अगर लग जाए और ज़्यादा मसल रिलैक्स हो जाए तो ज़ाहिर है वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें आपने फेस पे लगाया है, कुछ लोग मुंह के इर्द गिर्द लगाते हैं तो आपको लगता है कि आप टाइटली मुंह को क्लोज़ नहीं कर सकते। ऐसे साइड इफ़ेक्ट बहुत ही रेयर हैं। अगर कॉम्पिटेंट हाथों में किया गया हो कोई प्रोसीजर तो अल्लाह की तरफ से मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक शफा होती है और उसमें कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर उन पेशेंट्स में किया गया हो जिनमें ज़रूरत नहीं थी, देखें हर दवाई का ना, इवन आप पैनाडोल खाएँ तो उसके लीफलेट में उसके अंदर लिखा होता है कि जी इसमें ये हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हो जाएगा, इसका मतलब है बहुत ही रेयर चांस है। तो जिस तरह और दवाइयों का बहुत ही कम चांस होता है, गड़बड़ भी हो सकती है, इन प्रोसीजर्स में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि उसको मिनिमाइज़ किया जाए रिस्क को, तो ख़ुद भी पढ़ें उस बारे में, डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन चेक करें, डॉक्टर की रेपूटेशन चेक करें, जाके सवाल पूछें, ये आपका हक बनता है सवाल पूछना। और अगर डॉक्टर कोई बहुत इरिटेट होता है आपके सवाल पूछने तो फिर मेरे ख्याल में कोई और डॉक्टर का इंतखाब करें जो आपके सवालों का जवाब तो दे सके, हाँ, और वो क्वालिफाइड भी हो। तो ये प्रोसीजर जो हैं ये बड़े सेफ प्रोसीजर हैं इन अ नटशेल जो है। लेकिन ये जो कॉस्मेटिक जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो इन्हांस, मतलब आजकल जितनी भी नौजवान नस्ल है, किसी को अपने आईब्रोज अपलिफ्टेड चाहिए, हॉर्न जो है वो थोड़े से बड़े चाहिए, जो ये चीक बॉन्स हैं ये ज़रा इन्हांस चाहिए, मतलब सारे जितने भी कि खूबसूरत चाहिए चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आजकल के यंगस्टर्स में। हर कोई जाता है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, तो इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है उनके ऊपर? मतलब चेंज करा लेते हैं ना, मतलब नाक को भी फुल चेंज करा लिया और बाकी चीज़ें भी फुल चेंज और बिल्कुल डिफरेंट लगना शुरू हो जाते हैं उसके बाद। देखें, पहली बात तो ये कि अपने डॉक्टर से सबसे पहले आपको कंसल्टेशन करनी है। अच्छा। करवाने के लिए नहीं जाना कोई प्रोसीजर, उनसे सिर्फ मशवरा करने जाएं। सही। और उस मशवरे की फ़ीस ज़रूर अदा करें। वजह यह है कि फ्री दुनिया में कोई चीज़ नहीं आती। अच्छा मशवरा नहीं देता आपको। फ्री में कोई क्यों डॉक्टर मशवरा देगा? आप खुद सोचें, अगर आप वकील के पास जाएंगे जी मुझे फ्री में मशवरा दे दें, नहीं देगा, नहीं देगा। हाँ। आप किसी आर्किटेक्ट के पास चल जाएंगे मुझे फ्री में मेरा घर का मशवरा दें, वो नहीं देगा। एक डॉक्टर जो फ्री में, जहाँ पे आपको लगे ना कि हर चीज़ को फ्री मिल रही है, बी वेरी सस्पिशियस। ओके। फ्री कंसल्टेशन का यूजुअली मतलब मेरे नज़दीक ये होता है कि डॉक्टर साहब कोई ना कोई ऐसा ट्रीटमेंट बता सकते हैं जिसकी शायद मुझे ज़रूरत ना हो या उतनी ना हो। देखें, फ्री का मतलब होता है कि जब आप कहते हैं ना फ्री कंसल्टेशन, व्हाई वुड समबडी वांट टू इन्वेस्ट हिज प्रेशियस टाइम? ये तो डॉक्टर साहब का टाइम इतना है, वो फारिग बैठे हैं, हैं, तो फिर उनसे वैसे भी ज़रा आपको चौकन्ने रहना चाहिए।
फ्री मशवरा कोई मशवरा ऑनेस्ट हो ही नहीं सकता इन माय हम्बल ओपिनियन। ओके। या कोई जूनियर डॉक्टर बैठा होगा उससे आप फ्री कर सकते हैं मशवरा, लेकिन जब आपने सचमुच कोई प्रोसीजर करवाना है, अगर आपको पैसे दे के भी मशवरा करना पड़े तो मशवरा करें, और अगर आपको फ्री करना है ज़रूर करें, बट मेक श्योर कि वो ऑनेस्ट मशवरा है, उनकी रेपुटेशन चेक करें। अगर कोई बहुत ही अच्छा डॉक्टर वो कहता है चलो यार मैं तुम्हें फ्री में बता देता हूँ, दैट इज़ फाइन, बट द मशवरा हैज़ टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। अब होता ये है कि जब आप कहते हैं ना कि कुछ लोग ये करवाना चाहते हैं, कुछ अब मुमकिन है कि एक बच्चा है जिसको कि अपनी नाक अच्छी नहीं लगती, अब उसको ये नहीं पता कि जब मैं 5 साल के बाद जब मेरा बाकी चेहरा भर जाएगा तो यही नाक मुमकिन है मुझे खूबसूरत लगे, अच्छी लगे। एग्जैक्टली। हाँ। बच्चों को समझाना पड़ता है कि देखें अभी आपकी ग्रोइंग एज है, उसमें आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। और बहुत सारे पेशेंट मेरे से नाराज़ भी हो जाते हैं टू बी ऑनेस्ट विद यू कि जी मैं तो आई थी करवाने, अमेरिका से चली थी, यहाँ पे मेरा ख्याल था आपने कहा कि ज़रूरत नहीं है, और आपने कहा कि ज़रूरत नहीं है। उनको ऑनेस्टली ज़रूरत नहीं होती। सही। अगर उसको आप थोड़ा सब्र कर लें, थोड़ा इंतज़ार कर लें और अपने अच्छे ऑनेस्ट डॉक्टर का मशवरा कबूल करके थोड़ा इंतज़ार कर लें तो मुमकिन है वो चीज़ आपकी वक्त के साथ साथ खुद से भी ठीक हो जाए। इसी तरह हम जब देखते हैं पेशेंट को तो हम उसके पूरे फेस को देखना इसलिए ज़रूरी है। अगर किसी के होंठ छोटे हैं लेकिन उसके बाकी फीचर्स उसके साथ मैच करते हैं और आपने होंठ बहुत बड़े कर दिए तो बुरे लगेंगे। अगर किसी की चिन बहुत ज़्यादा आगे को निकली हुई है, अब उसके नाक को जब तक आप एनहांस नहीं करेंगे, उसके साथ मैच नहीं करेंगे, ज़ाहिर नाक छोटी लगेगी। तो इसमें मैंने जिस तरह कि आपको कहा और इसकी पूरी हम पढ़ाना पड़ता है। जब हम पढ़ाते हैं क्लासेस, पहला जो चैप्टर है वो ओवरऑल एवेल्युएशन ऑफ द ब्यूटी है किस्म की, राइट। अब ये जब नहीं होता पता, इसी तरह जब हेयर ट्रांसप्लांट लोग करवाते हैं तो काफ़ी दफ़ा बेचारे, चूँकि उन्होंने कहा जी मेरे आगे माथे तक हेयर ट्रांसप्लांट कर दें जी, मुझे तो बहुत ज़्यादा आगे तक हेयर लाइन चाहिए। अब डॉक्टर साहब ने भी समझा कि जी जो पेशेंट की ख्वाहिश है उसको पूरा करना चाहिए। अब वो पेशेंट की ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन वो बड़े जिस तरह बारबी डॉल के होते हैं ना, डॉल हेयर लगे होते हैं, वो बुरे लगते हैं। अब उसमें डॉक्टर्स को भी मैं पढ़ाता जब हूँ तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें आपने पेशेंट की ख्वाहिश का एहतराम ज़रूर करना है, लेकिन 100% उनकी बात माननी नहीं है। पहले आपने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन ज़रूर देना है, ताकि वो चीज़ें जो कि उनके चेहरे पे अच्छी नहीं लगेंगी उनसे मना साथ हमने करना है। इसी तरह लोग कहते हैं जी मेरी बस लेज़र कर दें जी, चूँकि मेरा छाइयाँ पड़ गई। अब छाइयों के लिए लेज़र से नहीं होती वो ख़त्म, वो 99% चांस है अगर आपने लेज़र कराई तो ख़राब हो जाएंगी। ठीक है। वो सिंपल चंद 100 रुपए की दवाइयों से, आजकल बहुत अच्छे सीरम्स पाकिस्तान में आने लग गए हैं, अगर कोई अच्छी कंपनी का सीरम, और वो भी अपने डॉक्टर से मशवरे के बगैर। देखें एक और जो बड़ा गलत ट्रेंड है ना जी, मैं फ़लाँ जगह गई और मुझे $300 की मेसीज़ में गई अमेरिका में या ब्लूमिंगडेल में गई और मुझे $300 की $500 की एक वो मिला और मैंने कहा जी ये जो सीरम तो बड़ा कोई जादू कर देगा। अपने डॉक्टर से मशवरे के बगैर मत पैसे बर्बाद करें इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि डॉक्टर को पता है उनमें मौजूद क्या है। आप अपनी रिसर्च कर लें, लेकिन रिसर्च करके अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर बना नहीं जा सकता गूगल पे। आप 2 दिनों में स्किन स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते, इसके लिए कम से कम 5 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है। अब 5 साल की ट्रेनिंग को आप 2 मिनट में तो नहीं पूरा कर सकते। जो ये आपके सीरम्स होते हैं बड़े ज़बरदस्त सीरम्स भी आते हैं, लेकिन देखना है उसमें इंग्रेडिएंट क्या है, क्या मौजूद है। कुछ सीरम जो हैं वो दानों के लिए बेहतर हैं, ठीक है। कुछ सीरम्स आपकी छाइयों के लिए बेहतर हैं, कुछ सीरम्स आपके हाइड्रेटिंग है जो कि जिल्द को खुश्क, जब जिल्द खुश्क हो जाती है तो आपके ना झुर्रियाँ नजर आने लगती है। तो हर चीज़ का एक अपना मकसद है और उसको अगर आप उसके मशवरे से करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि पैसे ज़ाया होने से बच जाएंगे और आप खूबसूरत भी लगेंगे। और बहुत से लोग हैं जो इस तरह के ट्रीटमेंट्स करा लेते हैं। डॉक्टर साहब आजकल पिछले दिनों बहुत ज़्यादा एक टॉपिक भी, हॉट टॉपिक भी था, हमारी एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अपनी नाक की सर्जरी, मतलब लोग कह रहे थे कि उन्होंने नाक की सर्जरी कराई और वो बिल्कुल ही चेंज हो गई हैं। तो इस तरह के फिर वो रिवर्सेबल नहीं है प्रोसीजर कि आप अब दोबारा से उसको चेंज नहीं करवा सकते हैं अपने नाक को या कोई भी चीज़ को। यस एंड नो। जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, चूँकि इनका अफेक्ट, फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं लिक्विड राइनोप्लास्टी। यानी एक तो है कि आपने हड्डी को तोड़ के और हड्डी को दोबारा जोड़ा नाक के लिए ना, जिसको नाक की सर्जरी बोलते हैं। ठीक है। जो नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी है उसमें हम फिलिंग कर देते हैं। अब वो फिलिंग जो है, फिलिंग से आप उसकी शेप बना देते हैं नाक की, अब वो फिलिंग साल में ख़त्म हो जाएगी। तो काफ़ी दफ़ा ये जो प्रोसीजर्स हैं ये इसलिए एडवांटेजियस होते हैं या बेहतर होते हैं
क्योंकि रिवर्सिबल है। और अगर आपको पसंद नहीं आया नया नाक तो हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पुराने वापस हम कर सकते हैं। तो जो रिवर्सिबिलिटी है ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर की जो कि कम अरसे चलते हैं उनका एक फ़ायदा ये है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे पास आता है जी मेरा फ़ैट ट्रांसफ़र कर दें, मेरे पेट पे ज़्यादा है और मेरे फेस पे बहुत कम फ़ैट है या मेरी बिल्कुल अंदर को गालें पिचकी हुई हैं, तो हम वहाँ से लेके फ़ैट भी कर सकते हैं। बट फ़ैट चूँकि परमानेंट है, मैं उन्हें कहता हूँ पहले आप करवा लें फिलर्स, पहले आप देखें कि आपको नया चेहरा, थोड़ा सा चेंज चेहरा कैसा लगता है। हाँ। अगर आप साल 6 महीने तक बिल्कुल मुतमईन है तो फिर हम फ़ैट कर देंगे जो कि ज़्यादा मुस्तकिल है। तो यही बात कि उसमें भी आप रिवर्सिबिलिटी का आंसर हो सकता है इफ़ यू आर नॉट श्योर, और फिर हम थोड़ा करवा के देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पूरा एक ही दफ़ा करवा लें। लेकिन लास्ट में ये मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि आइडियल किन लोगों को कराना चाहिए, किन एज ब्रैकेट के लोगों को करा देना चाहिए, जो जितने भी ट्रीटमेंट्स की बात की हमने? इसमें अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि जी सिर्फ ये बड़ों के लिए है। हम कुछ ऐसे प्रोसीजर जो कि बच्चों में पैदा होने के बाद भी करते हैं। फॉर एग्जांपल जिनका हम कहते हैं जी चांद ग्रहण लग गया, या ये मुंह पे एक सुर्ख रंग का एक बहुत बड़ा सा एक एरिया होता है, अब उसको हम लेज़र बच्चों को बिल्कुल बचपन में करते हैं। अब है तो कॉस्मेटिक प्रोसीजर, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा और उसका पूरा आधा मुंह सुर्ख होगा बिल्कुल, वो जिसको हम पोर्ट वाइन स्टेन बोलते हैं, तो वो बुरी लगेगी और वो जूजू वक्त के साथ वो बढ़ जाएगी। कुछ बीमारियां हैं जो कि वक्त के साथ साथ खुद ब खुद कम हो जानी है, उसको हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं या उसका इंतज़ार कर सकते हैं। टाइम इज़ वन थिंग, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अर्ली करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी के दाने निकले हुए हैं तो हमें उस बच्चे को चाहे 15 साल में या 11 साल में दाने निकले हैं उसको ठीक करना, वो मार्क वरना छोड़ जाएंगे और उनके लिए लेज़र की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लगाने वाली और खाने वाली दवाइयों से ठीक हो जाएंगे। तो एज इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन जब आपकी ग्रोइंग एज होती है उस वक्त कोई ऐसा काम नहीं करवाना जो कि सर्जरी से बाद में अनडू ना हो सके। फॉर एग्जांपल राइनोप्लास्टी जो है, जो नाक की सर्जरी है, जो ऐसी सर्जरी है जिसमें के फेस के बड़े होने से उसकी प्रॉब्लम हो, वो नहीं करवानी। ठीक है, मतलब आपने जो भी चीज़ें करानी है सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर किसी चीज़ के हवाले से, किसी भी ट्रीटमेंट के हवाले से आपने हामी भरनी है। प्रोफेसर डॉक्टर अजीब जहांगीर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और इतनी अच्छी टिप्स आप हमें दे के जा रहे हैं कि किस तरह आपने अपने जो ट्रीटमेंट्स हैं अपने फेस के हिसाब से वो करवाने हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब सेगमेंट हमारा लाहौर की दुनिया, और जिसमें हम लाहौर शहर के मसाइल और लाहौर की बासियों के हवाले से बात करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि मानसून का सिलसिला जारी व सारी है और मानसून में बारिशों के हवाले से बहुत ज़्यादा पेशन गोई की गई है कि जनाब बारिशें बरसने का सिलसिला जारी रहने वाला। दूसरा जो स्पेल है वो भी उसका आगाज़ हो चुका है रात का, और मेरे को मौसमियात की तरफ से बताया ये जा रहा है कि इस मानसून में भी मूसलाधार बारिशें बरसेंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं लाहौर शहर में बहुत सी ऐसी मखदूश इमारतें हैं जिनके बारे में अलर्ट जारी किया जाता है, फहरिस्तें जारी की जाती हैं हर साल कि ये वो घर हैं, ये वो इमारतें हैं जो कि मखदूश हो चुकी हैं, जहाँ पर रहना नाकाबिल जो है वो हो चुका है, जहाँ पर नहीं रह सकते हैं हम। बहुत से ऐसे घर देखते हैं जहाँ पर बिल्कुल लोग रह रहे होते हैं और उनको 12 मरतबा कहा जाता है कि जनाब ये रिकन्स्ट्रक्शन के लिए इसको जाना चाहिए, यहाँ पर इसको दोबारा से तामीर करवाना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पाता। कल ही हमने देखा कि भाटी गेट में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक ही घर में 10 लोग जा बहक हुए। कैसे हुए कि जनाब वहाँ पर जो फ्रिज के साथ स्टेबलाइज़र लगाया जाता है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और 3 मंजिला जो घर था उसको आग ने अपनी लपेट में ले लिया और 10 जो अफराद थे वो जा बहक हो गए हैं। इस जैसा और भी बहुत सी बोसीदा और हस्ता खाल इमारतें हैं जिनमें रहना नाकाबिल हो चुका है, जहाँ पर नहीं रह सकते हैं। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी इमारतें हैं, कौन कौन सी ऐसी घर हैं
जिनको डिक्लेयर किया गया है कि ये मखदूश इमारतें हैं और वहाँ पर लोग अभी भी रह रहे हैं, हमारी इंतज़ामिया इस हवाले से क्या इंतज़ामात कर रही है और किसके अंडर आती हैं ये सब चीज़ें। हमारे साथ इस वक्त इमरान अकबर मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान, मखदूश इमारतें पहले भी हमने इस पे सेगमेंट किया था और लेकिन कोई अमल दरामद या कोई इकदामात होते हुए हमें नज़र नहीं आए हैं। लाहौर शहर में अगर सबसे पहले बात कर ली जाए तो कितनी ऐसी इमारतें हैं जिनको मखदूश डिक्लेयर किया गया है, जहाँ पर रह नहीं सकते हैं? देखिए मुनीबा, बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो इसका अगर हम बैकग्राउंड चेक करें तो सालों साल से ये इमारतें वैसे ही गिनी आ रही हैं। हाँ जी। और जो मखदूश इमारतें हैं इसको हम किस कैटेगरी में लेते हैं? इसका अपर पोर्शन ख़राब है, ग्राउंड फ्लोर ख़राब है, इसकी तीसरी बलाई मंजिल, यानी कि हर चीज़ का एक अपनी अपनी जगह पे सूरत हाल है। सही। आपका जो पॉइंट है, जो नुक्ता नज़र है, वो आज का जो अंदरून शहर है उसके ऊपर है कि हाँ। इतना बड़ा सानिया दिलखराश वाक़या हुआ और 1.5 मंजिला का घर था, 2 मंजिला घर, और उसके अंदर जो है बाहर जाने का रास्ता नहीं था, जहाँ पे आग लग गई वहीं से बाहर जाना था। तो जो लोग अंदर थे, जो ख़ातीन थी, जो बच्चे थे, वो डर गए थे, खौफ उन पे तारी हो गया था। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि एक यूनिटी कहेंगे ना इसको, 1.5 मरले के घर को, तो क्या वॉल सिटी अथॉरिटी पिछले 10 साल से कायम है, तो क्या अभी तक अंदरून शहर की इमारतों को गिन नहीं सके? क्या वहाँ पे जो प्लाजे हैं उनको गिन नहीं सके? क्या वहाँ पे रहन सहन के लिए, क्योंकि अब अंदरून शहर एक टीले पे वाक़या है, ये ग्राउंड मैदानी जगह पे वाक़या नहीं है, वो टीले के ऊपर है, यानी कि वहाँ पे बारिश होती है पानी खुद ब खुद नीचे आ जाता है। अच्छा, वहाँ पे पूरा एक सीवरेज सिस्टम का निज़ाम बना हुआ है। अब जो टीले पे चीज़ वाक़या है उसमें वो अब 100 साल पुरानी इमारतें, कोई 70 साल, कोई 8, यानी कि कोई 200 साल, कोई 150 साल, इतनी पुरानी इमारतें हैं कि जिनको छेड़ना भी मुश्किल होता है। तो वॉल सिटी अथॉरिटी कायम करने का मकसद यही था कि इनके पास इंजीनियर्स जो हैं वो काबिल तरीन इंजीनियर्स हैं, जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं वो काबिल तरीन हैं, और उन्होंने इनकी मेजरमेंट करनी है, ना कि खौफ व हरास पैदा करना है, ना कि लोगों को उनके रहन सहन के तरीके जो है उनसे रोकना है। उनको बताना है कि भाई आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, किसी न किसी जद में आ जाओगे। कोई ना कोई, किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की माँ, सबकी माँ, यानी कि सबके बाप, सबके बहन भाई एक जैसे ही हैं। तो आपके फ़ी यूनिट के अगर हम एक तरीक़ाकार तय कर लें कि इस यूनिट में इतनी देर तक आप रह सकते हैं, अच्छा। या इस यूनिट में इतनी देर तक आप अपना रहन कर सकते हैं, तो उसमें आज जो कल वाक़या हुआ है वो देखने में ना आता। देखिए जी, बिल्डिंग भी कोलैप्स हो जाती है, कोई सिलेंडर धमाका हो जाता है तो 3-4 बिल्डिंग्स ऑटोमेटिकली जो है वो कोलैप्स हो जाती हैं। अभी जो अंदरून शहर में जो बिल्डिंग्स की तादाद है, मैं तो ये कहूँगा कि जब भी आप अंदरून शहर जाते हैं, मुझे बताएं कि आपको नया घर नज़र कौन सा आता है? सब भी पुराने घर हैं। आप एक दरवाजे को छेड़ते हैं, सारा घर जो है वो, लगता है जैसे एक दरवाजा छेड़ेगा और पूरी लाइन जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। तो ये सारी सूरत हाल है, इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से हुकूमत को सोचना होगा। देखिए, हुकूमत जो है वो किस लिए होती है कि वो लोगों के जो उनकी मुश्किलात हैं, जो सहूलियात हैं, उनको फराहम करती है। अब वॉल सिटी अथॉरिटी में उनके पास तमाम तर लोग मौजूद हैं। मुझे ये समझ नहीं आई, कल वॉल सिटी अथॉरिटी कहाँ पे थी? कल जो इंतज़ामिया थी वो कहाँ पर थी? कल जो हुकूमत के लोग थे वो कहाँ पे थे? डिप्टी कमिश्नर वहाँ पे गई हैं, लोगों ने कहा जी लेट आई हैं। एसी सिटी से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं मैं सुबह 4 बजे वहाँ पे मौजूद था। अच्छा। मुझे चूँकि कॉल 3:45 पे आई, 4:05 पे मैं वहाँ पे पहुँच गया। अब 2:27 का वाक़या है, 2:32 पर वहाँ पे कॉल जा रही है रेस्क्यू को, 2:39 पर, यानी कि रेस्क्यू का दावा है कि 2:39 पे हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब एसी सिटी की जब मुझे कल रिपोर्ट मसूल हुई तो उसमें लिखा हुआ था कि 5 बजे तक 10 के 10 अफराद को डेड हाउस पहुँचा दिया गया है 5 बजे तक। अच्छा। यानी कि डेड हाउस में लोग जो है सुबह के 5 बजे आप बोल रहे हैं, लेकिन जिस टाइम रिपोर्ट हो रहा था उस टाइम आया था रेस्क्यू की जो टीम है वो कह रहे हैं कि 45 मिनट बाद आई है, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ है। एनी शाहिदीन जो है ये वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बताया कि उनके ग्रीवियंस से
कि ये लोग लेट आए हैं। अच्छा। जबकि रेस्क्यू का कहना है कि हमने पहली जो पिक्चर है, जो पिक्टोरियल जिसको एविडेंस कहते हैं, वो हमने लोड कर दी 2:39 पे। अच्छा। इनके 7 मिनट बाद हम आ गए। और आप इस तंग गली को देखें, इस गाड़ी को देखें, तंग गली है ना वहाँ पे, 2 फुट 3 फुट 4 फुट 5 फुट, ये बहुत हद है, 7 फुट 8 फुट, इससे ज़्यादा बड़ी गली कोई नहीं है। एक गाड़ी जाना बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, जो अब ये देखें कि ये वॉल सिटी 30 है। आपको मैं ये बता दूं आपको कि यहाँ पे कम से कम 20 से 25 लाख के दरमियान लोग जो हैं रिहाइश पजीर भी हैं, कारोबार भी कर रहे हैं। और रोजाना जो है वहाँ पे 10 से 12 लाख लोग जो हैं वो कारोबार करने जाते हैं और वापस आते हैं। लेकिन इमरान, ये कोई कल पहला वाकया नहीं है जो अंदरून शहर मैं आपको उसी तरफ ही आ रहा हूँ। जो मेरे पास जो रिसर्च वर्क है कि 16 सितंबर 2022 को भी अंदरून भाटी गेट में 3 मंजिला घर जो वो जमीन पोस्ट हुआ। उसके बाद 2022 में 11 मई को भी भाटी गेट के इलाके में इमारत गिरी जिसमें 3 लोगों की लाशें जो है वो मलबे से निकाली गई। फिर उसके बाद 2019 में आ जाते हैं 20 अप्रैल, भाटी गेट का इलाका था, मोहल्ला इस्लाम खान में इमारत गिरने से 4 लाशें जो है मलबे के नीचे से निकाली गई। 2016 में भी भाटी गेट का ये इलाका है जहां पर घरों की छतें गिरने का वाकया पेश आया और वहां से भी लोगों की लाशें निकाली गई। और ये कल पहला वाकया नहीं है जो पेश आया, इससे पहले भी कितने मुतअद्दिद वाकयात हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी है कि पेश आए, लेकिन इंतज़ामिया किसी ने होश के नाखून लिए, किसी ने कोई इकदाम उठाने की कोशिश की कि किस तरह उन लोगों को जिनको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये रहने के काबिल नहीं है घर, उनको कैसे निकाला जाए। देखिए मनीब भाई, यही तो आपको, ये आपने किसी DHA किसी सोसाइटी की तो बात नहीं की ना, आपने तो अंदरून शहर की ही बात, और वहीं पे वाकया बार बार हो रहा है। वजह क्या है कि वहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स है, वहाँ पे तो ये अभी आप कंप्रेसर का धमाका हुआ है ना, तो पूरे घर में आग लग गई है। वो 1.5 महीने का घर क्या होगा कि फ्रिज के साथ सोफ़ा पड़ा होगा, सोफ़े के ऊपर कपड़े पड़े होंगे, रज़ाइयाँ पड़ी होंगी, कंबल पड़े होंगे। आग तो ऐसे ही लगती है ना, जहाँ पे आग लगने वाला सामान पड़ा हो, वैसे तो नहीं लग सकती। अब वहाँ पे जब उसका तेल जगह जगह पे फैला होगा कंप्रेसर का, वहाँ पे भी आग लग गई। अब वो इतनी शिद्दत पकड़ गई आग, वहाँ पे क्या वहीं के कॉटन जो है वहाँ पे गोदाम था कोई। इसका मतलब यह है कि वहाँ पे आग का कोई बाहर निकलने का जरिया नहीं था। आग को ना हवा चल रही थी, ना हवा अंदर आ रही थी, ना बाहर। और जो बाहर जाने का रास्ता था वो सिर्फ सीढ़ियाँ थी, और जो सीढ़ियाँ थी उसके आगे आग लगी हुई थी। अब जो लोग थे, जो मैं तो कल का ना बार बार मैं अपने माइंड में लेकर आता हूँ कि ये कैसे हुआ होगा सारा कुछ ना, कि किस तरह से वो बाहर नहीं निकल सकते। चले कुछ ना कुछ करके कोई धक्का मारता, कोई बाहर निकलता, कोई ना कोई तो बच जाता। 10 के 10 अफराद जो हैं वो जल गए, और इतना ज़्यादा वहाँ पे आग लग गई थी कि जो लोग बाहर खड़े हैं वो उनको बचा नहीं पा रहे। इतनी चीखें बजी होगी। 2:30 बजे का टाइम है, मेरा ख्याल है कि लाहौर जागता है रात को भी, आवाज़ें आती हैं घरों से। तो वो तो अंदरून शहर है, वहाँ पे तो हल्की सी भी आवाज़ हो तो साथ वाला महल्लेदार उठ जाता है, कोई ना कोई बाहर आ जाता है। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि शहर लाहौर में हर जगह पे ही महदूद मारते हैं। मैंने पीछे रिपोर्ट भी किया था कि कोई ऐसा जोन नहीं है जहाँ पे 50-70 से कम इमारतें हों। अब ये वाकया ये काम कब से चल रहा है? 2008 का। 2008 से जो अब के वज़ीर आज़म है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द दिल रखते हैं, क्योंकि वो पंजाब गवर्नमेंट के वज़ीर आला भी रह चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज वो है वो उनको नंबर 1 कहा जाता है। तो उन्होंने बड़ा इसके ऊपर काम किया। उन्होंने इवन के बहुत सारे लोगों के लिए फ़ंड रखवा दिए। जब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर यानी कि DCO था तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा फ़ंड होते थे। अब DC के पास फ़ंड नहीं है। टोटल उनके पास ह्यूमन रिसोर्स के लिए 50 लाख रुपया सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। इसके अलावा उनके पास एक पाई नहीं आती। अच्छा। तो वो कहाँ से पैसे लगाएंगे? आपका गटर का ढक्कन गायब हो जाए तो उसके लिए रिपोर्ट करते हैं, उसके लिए रिपोर्ट किया जाता है और वो महकमे को उठाया जाता है भाई वहाँ पे जाके गटर का ढक्कन रखो, वहाँ पे कोई बच्चा ना गिर जाए, क्योंकि बच्चा ही गिरेगा, बड़ा तो नहीं गिरेगा। अच्छा, बच्चा गिर जाएगा वो गायब हो जाएगा। उसको फिर ढूंढने के लिए पूरा जो वो उस वक्त का चौंक होता है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। अभी जो सूरत हाल ये है कि आप जितना सच पूछते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा। नहीं तो आप बताएं। अच्छा, ये भी मुझे एक सच बताएं। सच सुनने वालों को भी ना ये होना चाहिए कि यार लाहौर अपना है, शहर अपना है, गलियां अपनी है, चौराहे अपने हैं। कभी तो उन्हें एहसास होगा ना कि हमने काम करना है। इतनी आवाज़ के बाद
यानी कि ये तो ऐसी चीज़ें हैं। हम तो ये चाहते हैं कि एक भी जान ना जाए, उससे पहले ही आप लोग जो है इकदाम उठा ले। अच्छा, हर साल एक फहरिस्त जारी होती है जिसमें बताया जाता है कि ये मखदूश इमारतें हैं, ये हस्ताखाल इमारतें हैं और ये इमारतें हैं जिनको गिरा दिया जाए, जिनमें बिल्कुल भी रहना नहीं, निशान लगा दिए गए हैं, शहरी बाहर नहीं निकल रहे। तो क्या भाई शहरी तो वजह क्या है? अगर उनको गिराने का हुक्म आ जाता है कि उसके ऊपर सुर्ख निशान भी लगा दिए गए, तो वहाँ पे लोग कैसे रह सकते हैं? हम ना देखें, इंतजामिया के ऊपर तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कसम से लोग भी नहीं मानते। वो कहते हैं हमने अपना घर नहीं छोड़ना। अब ये जो कल वाले थे ये वहाँ पे किराएदार थे। अच्छा, इनका असल घर निश्तौर में है। इनका एक बेटा ये इसमें पैनोरामा में काम करता है, एक जो है वो वकील है। तो वो कहते हैं कि जी हमें ये पास पड़ता है, तो उसकी वजह से ये इसको हम जो है यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा। अब जो दादा है जो कल बता रहे थे वो निश्तर में रहते हैं। सही। इनका जो ऊपर वाला जो छत पे बेटा बच्चा है वो भी बता रहा था। अब ये सारी सूरत हाल को देखा जाए तो क्या ज़रूरत थी 1.5 मरले के घर में रहने की? लोग तो चले गए इस दुनिया से, अपनी यादें छोड़ गए अपनी में। अब देखें, एक तंग गलियों में घर रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, निश्तर में एक घर है। अब उस घर की सिचुएशन तो किसी ने नहीं देखी। अब इंतज़ामिया ये चाहती है कि हम जिसको कहें वो वहाँ से घर खाली लेकिन क्या हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स हैं कि कितने हैं घर या कितनी इमारतें हैं? अगर अंदरून शहर की बात कर ली जाए तो, अभी बाकी जोन्स में तो बाद में आएंगे, अंदरून की बात कर ली जाए। अंदरून शहर में जो हमारे पास फिगर्स आई थी वो तकरीबन इस वक्त 89 से जायद इमारतें हैं। अच्छा। अब ये देखें कि हमारे और पास इसमें घर में मौजूद होते हैं, घर भी शामिल है, रिहायशी है, ये सारे रिहायशी घर हैं। अच्छा, इनमें काफ़ी ज़्यादा जो कमर्शियल इमारतें हैं, आप बिलीव करेंगे अंदरून शहर में तो उद्यम मचा हुआ है। एक इतनी सी इमारत है, यानी कि उसका जो फ्रंट है वो मेरा ख्याल है 10 फुट का होगा। अच्छा। और उसमें 4 मंजिला प्लाजा खड़ा कर दिया गया है। 10 फुट का फ्रंट, 10 फुट का फ्रंट क्या होता है? उसके ऊपर 4 मंजिला और उसकी बेसमेंट भी निकाल दी गई है। अच्छा, गोदाम भी बनाया गया। और जो सबसे ज़्यादा काम किया जाता है वहाँ पे, वो रात के अंधेरे में लेंटर डाले जाते हैं। अच्छा। बेसमेंट्स निकाली जाती हैं। आप अंदरून शहर में जहाँ मर्जी जाएं आपको बेसमेंट लाजमी नजर आएगी, क्योंकि अंदरून शहर एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरे पंजाब के लोगों ने आना है और वो ये कोशिश करते हैं कि जितनी जगह उनके पास ज़्यादा होगी माल उतना ज़्यादा रखेंगे, और जितना माल रखेंगे लोग उससे उतने ज़्यादा वहाँ पे आएंगे और वो परचेज़ करेंगे। अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि आपके गुडाम में मजदूर सो जाते हैं वहीं पे, अल्लाह ना करे वो कोलैप्स हो जाए या आग लग जाए, तो वही मजदूर सुबह आपको पता लगता है कोई कसूर का था, कोई शेखपुरे का था, कोई ननकाने का था, कोई मुल्तान का है, कोई फलां का है, तो उसका वो तो वहाँ पे सिर्फ लेटा इसलिए कि मुझे दिहाड़ी जो है वो रात कहीं और सोना था, बड़े पैसे मेरे बच जाएं, सिर्फ इतने से पैसे बचाने के लिए ये। अब ये हल क्या है? अब हल क्या है इसका? मुस्तकिल हल क्या है? वॉल सिटी अथॉरिटी जो कल गायब नजर आई है हमें, वॉल सिटी अथॉरिटी जो कल गायब नजर आई है हमें। अच्छा। इवन के नहीं, तो इस पे सिर्फ वॉल सिटी अथॉरिटी को कसूरवार हम कहेंगे? सर ये लोग मैं आपको आज सही वाली बात बताने लगा हूँ, ये लोग ना कमिश्नर ऑफिस के बंदों को घुसने देते हैं वहाँ पे। अच्छा। ना डीसी ऑफिस के बंदों को घुसने देते हैं, ना एलडीए को, ना मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को। ये कहते हैं क्या इतनी बड़ी अथॉरिटी हो गई है? ये कहते हैं ये हमारी हदूद है और इसके अंदर आप आ नहीं सकते, अगर आप आएंगे तो हम डायरेक्ट सीएम को शिकायत लगाएंगे। अच्छा। आपने कोई भी चीज़ की वहाँ पे बुकिंग करानी है, जैसे कोई अंदर तरही मारते हैं वहाँ पे लोग अपनी बारात वगैरह, मेहंदी शादियाँ वगैरह करते हैं, तो आपको इनसे ज़्यादा लेनी पड़ती है, आपको इनसे ज़्यादा लेनी पड़ती है। कोई भी आपने काम करना है, आप इनके बगैर वहाँ पे ये तो अच्छा, इस काम के लिए कोई पत्ता नहीं हिल सकता, और बिल्डिंग्स के लिए आपने कम से कम इतने साल हो गए हैं, वाकया हो जाता है आप यानी कि आपके पास पूरी डंडा फोर्स है, आप वॉल सिटी अथॉरिटी, आप डीसी ऑफिस में प्रॉब्लम आता है इनको, सॉरी फंड्स का भी प्रॉब्लम आता है कि फंड्स नहीं होंगे तो हम किस तरह उनकी मुरम्मत कराएंगे घरों की या बिल्डिंग्स की? लोग जो वॉल सिटी अथॉरिटी है ना, इनके पास अपने फंड्स हैं। आपको पता है ये अंदर कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं अब तक, ये जितने भी खाने सारी चीजें, नहीं इसके अलावा भी बहुत रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। अंदर तो आप कोई ईंट नहीं हिला सकते किसी तरह की इमारत की, अगर लेनी है तो बड़े कानून सख्त हैं, मगर मकसद ये है कि सब कुछ इनके अंडर है। और इसके बावजूद देखिए आपके पास पूरी डंडा फोर्स है, आप कोई घर खाली नहीं करता, आप बार बार डीसी को लिख के भेजें। कल को आप कह तो सकते हैं ना कि हमने डीसी को लिख के भेजा, हमें घर नहीं खाली मिला, क्योंकि डीसी ही जो है वो जिम्मेदार होते हैं ना। अभी कल सब लोग
किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था कि यहाँ पे वॉल सिटी भी है। हर बंदा जो है वो डीसी लाहौर, कमिश्नर लाहौर की बात करता जा रहा है। तो वो तो चले एक जिम्मेदार हैं पूरे शहर के, वो उन्होंने तो कहना ही कहना है कि जी ठीक है हम कुछ करते हैं, मगर मकसद ये है कि जब उनके बंदे कुछ करने जाते हैं तो ये अंदर नहीं घुसने देते। ये कहते हैं जी हमारे पास अपनी टीम है, हमें बताएं आप क्या करना है। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि ये एक पूरी अथॉरिटी बन चुकी है, 30 से 40 यूनियन काउंसिल इसको लगती हैं, इर्द गिर्द अंदर से ये वो, कम से कम इधर अच्छा खासा वोट बैंक है एक बड़ी जमात का। अब उस वोट बैंक को अगर देखा जाए तो मैं आपको फिर एक और बात बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास डायरेक्ट जो है एक्सेस है बड़े बड़े लोगों को फ़ोन करने की। आधी कॉल करते हैं, आधी कॉल पे वो फ़ोन उठाते हैं। अच्छा, लेकिन क्या फायदा फिर ऐसे, चाहे वो लंदन में बैठे हो, चाहे वो इस्लामाबाद में बैठे हो, चाहे वो कहीं और बैठे हो, तो फिर क्या फायदा कि इस तरह के वाकयात 12 मरतबा जो होंगे, फिर क्या फायदा? यही तो प्रॉब्लम है कि आप वो देखिए कितना अगर लंदन तक भी है तो क्या हुआ, कितना खूबसूरत शहर है अंदरून शहर। और आपको पता है ये मुल्तान, फैसलाबाद में भी ऐसे ही बाजार है। और अब बाहर के मुल्कों में भी जाए ना, उन्होंने अपनी सकाफत को बचा के रखा हुआ है, तरीकी इमारतों को बचा के रखा हुआ है। आपके घर हैं जो कम से कम आप यूनिट डिक्लेयर करें, उसको पानी, उसको गैस, उसको बिजली, तमाम चीज़ मुहैया करें, मगर उसको बताएं कि भाई यहाँ पे 4 से ज़ायद लोग नहीं रह सकते, यहाँ पे 20-20 लोग नहीं रह सकते। जहाँ पे मखदूश इमारतें, वहाँ पे आप देख लें कि बिजली की तारें कितने गुच्छे लटक रहे होते हैं कि वो किसी टाइम किसी के ऊपर गिर जाए तो उससे किसी की मौत हो जाए। कल इसी घर के पास ही हम एक घर में गए तो काफ़ी ज़्यादा हव्स थी, तो मैं अंदर गया तो वो भी इसी तरह का घर ही था। अच्छा, तो ना मुझे कहते हैं, मैंने कहा यार मैं ऊपर जाना चाहता हूँ ताकि मैं ऊपर से ना थोड़ा सा देख लूँ। तो हम जब ऊपर गए तो उनकी सीढ़ियाँ आपको पता है अंदरून शहर में ऐसे ऐसे होती हैं। तो ऐसे ऊपर गए तो एक और फैमिली ऊपर मुझे नजर आई। अच्छा, फिर और ऊपर गया तो एक और फैमिली ऊपर नजर आई मुझे। अच्छा, उस फैमिली को भी 5-6 बच्चे, नीचे वाले के भी 5-6 बच्चे, और सबसे बड़ी बात 2 बकरियों के बच्चे भी अंदर ही हैं। अच्छा। यानी कि वो अपने जानवर भी अंदर ही पाल रहे हैं, सारा कुछ अंदर ही, रहन सहन भी अंदर ही है। किस तरीके से मैनेज होगा जी? अच्छा मुझे बताएं कि फ़र्ज़ करें आग लग जाती है कहीं पे, वो रेस्क्यू कैसे पहुंचे वहाँ पे? कोई तरीका बता दें, या वॉल सिटी को ये करना चाहिए तो तरीका कि हर घर के बाद है ना कि अगर तंग गलियां हैं तो हमने वहाँ पे जाके रेस्क्यू कैसे करना है लोगों को। ये हर घर के बाद, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना। फिर हर घर के बाहर आप एक अलार्मिंग सिचुएशन लगा दें, कैमरास लगा दें, ताकि कहीं पे भी कोई मसला हो तो वो ऑटोमेटिकली वो एक अलार्म चले। और जिस तरह तो हमारी तारीखी इमारतें हैं ना, चले गलियों को तो हम खुला नहीं कर सकते, हम अपने प्रोजेक्ट्स ही वैसे लेके आ सकते हैं ना जो इनके हिसाब से हम लोग उनको अडैप्ट करवा सकते हैं। इसका मतलब बेहतरीन हाल यही है कि एक घर का ऑडिट होना चाहिए। इस घर में फैमिलीज कितनी रह रही हैं, ये घर कब तक इस्तेमाल हो सकता है, उस फैमिली को लिस्ट आती है, आप खुद इस चीज के हवाले से उस फैमिली के साथ मिलकर उसको बताएं। देखिए क्या है, किसी काउंसलिंग करना, किसी को मोटिवेट करना कोई बड़ी बात नहीं होती, आप रोज मोटिवेट करें, आपका काम ही यही है। वॉल सिटी अथॉरिटी को कुछ करना होगा। वो लोग क्या ये कहते हैं कि हम घर तब छोड़ेंगे जब हमें नया घर दिया जाएगा? नहीं, वो कहते हैं कि हम कहाँ जाएं, अगर आप हमें बाहर रखेंगे तो हमारा किराया कौन देगा? अच्छा, अगर हम वहाँ पे रहेंगे तो हम यहाँ पे कारोबार कैसे करेंगे? कारोबार भी कई लोगों के अंदर ही है ना, अंदर ही मजदूरियाँ करते हैं, अंदर ही अपने कारोबार भी है, अंदर ही सब कुछ है। जिस तरह मैंने आपको इस घर का वाकया बताया, लास्ट मिनट है, क्या हल क्या है? एंड पे हल भी बता दें हमें क्या है, वरना फिर यही चीज़ यहीं पे खत्म हो जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है ना, उन्होंने लास्ट में यही किया था कि एक फंड रेज कर दिया था। जो मुतलका जोनल अफसर जो जबकि उस वक्त का टीएमओ था, वो वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे वो घर की जो है खस्ता हाल इमारत जो थी उसकी पूरा उसका एस्टिमेट लगाते थे और उसको बनवा देते थे। ये एक घर नहीं पता कितने घर बन चुके हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा घर बन चुके हुए हैं। सही, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी के हुकूमत को बाद में जो कुछ करना पड़ता है और इतना ज़्यादा ये प्रोपोगेंडा होता है, आपके क्या हम ही दिखा रहे हैं टीवी पे, बाहर के मुल्क दिखाते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप पहले ही सब कुछ करवा दें। यही सूरत हाल होती है। देखिए मुझे बताएं, कभी आपने ये देखे आग तो DH में भी लग जाती है, मगर ये नहीं कोई कहता कि ये खस्ता हाल इमारत है, ये डेंजरस इमारत। ये वॉल सिटी में जब भी बात होगी यही बात होगी कि ये कोलैप्स हो गई है,
यहाँ पे आग लग गई है, रेस्क्यू हाँ। टीम कैसे पहुंचेगी वहाँ पे 7 मिनट में रिस्पांस टाइम देगी, वो पहुंच ही नहीं सकती। ऐसे ही जनाब इंतज़ामिया को होश के नाखन लेने की ज़रूरत है, ख़ास करके अंदरून शहर की, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे इंतहाई खस्ता हाल मकानात और जितनी भी इमारतें हैं जिनको डिक्लेयर किया जाता है कि ये डेंजरस इमारतें हैं जहाँ पर रहा नहीं जा सकता है और वहाँ पर फिर भी लोग रह रहे होते हैं, तो वर्ल्ड सिटी को इस हवाले से इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। इमरान, आपका बेहद शुक्रिया। और इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं नौजवान नस्ल के हवाले से कि किस तरह नौजवान दूसरे ममालिक में रोज़गार के मौके हासिल कर सकते हैं। और बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं, कुछ जाना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन कुछ के साथ बहुत ऐसा फ्रॉड हो जाता है कि वो वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं। और जब भी हमारे यहाँ पर नौजवान जो मैट्रिक करते हैं या इंटर करते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि हायर स्टडीज़ के लिए हमने बाहर ही जाना है पढ़ने के लिए, और स्टडीज़ के लिए बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन के लिए हमने अप्लाई करना है, लेकिन 60% नौजवान ऐसे हैं जो जाने में कामयाब भी हो जाते हैं, जबकि 40% कुछ ऐसे फ्रॉड्स एजेंट्स के हाथ चढ़ जाते हैं और फिर बहुत से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। और नहीं पता होता स्टूडेंट्स को या पाकिस्तानियों को कि हमने वीज़ा किस तरह हासिल करना है, हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, हमारे जो पैसे हैं वो डूब ना जाए, या मुख्तलिफ़ तरह की जो पढ़ाई होती है उसके लिए हम बैरून मुल्क किस तरह जा सकते हैं, किस तरह जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि वर्क वीज़ा किस तरह हासिल किया जा सकता है, जो PR या नेशनैलिटी हासिल करना चाहते हैं उनको किस तरह मिलेगी, जॉब एक्सपीरियंस क्या होता है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर आपको कितने घंटे जॉब करनी पड़ती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इस तरह के जितने भी आपके दिमाग में इस वक्त क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो आज हमने पूछने। हमारे पास इस टाइम 2 गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन अच्छी खबर ये भी है मेरे पास कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बग़ैर वीज़े के भी सफ़र कर सकते हैं। अगर वीज़ा इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले बग़ैर वीज़ा के दुनिया के 11 ममालिक और रियासतों का सफ़र कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से 11 ममालिक हैं, कौन कौन सी ऐसी रियासतें हैं, इन पर आज हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं नुमान चट्ठा साहब हैं जो कि हैं सॉलिसिटर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड से, और LLM डबलिन आइलैंड से, और इमिग्रेशन लॉ एक्सपर्ट हैं। नुमान साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। और मोहम्मद आसिम इदरीस साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, वीज़ा कंसल्टेंट हैं, इंटरनेशनल जॉब कंसल्टेंट भी हैं। इदरीस साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले नुमान साहब आप ही से बात करना चाहूँगी, यहाँ पर ख़ास करके जब हम, जैसे मैंने बात की कि मैट्रिक कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, तो सबकी ख्वाहिश होती है ख़ास करके यंगस्टर्स की कि हमने हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, हमने यूरोप जाना है, UK जाना है, इन तमाम तर कंट्रीज़ में जाना है हायर स्टडीज़ के लिए। तो स्टडी वीज़ा किस तरह हासिल किया जा सकता है, कहाँ से उसको लिया जा सकता है? थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्विटेशन टुडे। मैं अपने जो आपका क्वेश्चन है उससे पहले एक छोटी सी सबमिशन थ्रू योर चैनल करना चाहता हूँ अरबाब इख्तियार से। अच्छा। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर आज भी ये बहुत बड़ा प्रोफेशन बन चुका है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन नहीं की। अच्छा। आज तक इस प्रोफेशन को रेगुलेट नहीं किया गया। ये मुझे इसलिए आपको बताना ज़रूरी है कि जो आपने क्वेश्चन, जो आपने इंट्रो में बताया कि बहुत फ्रॉड हो जाता है, जी जी। तो फ्रॉड की बड़ी वजह ये है, किसी जो बच्चा 12 इंटरमीडिएट करता है उसकी उम्र होती है 17-18 साल। जब वो घर से निकलता है वो एक खूबसूरत ख्वाब लेके तो निकलता है, लेकिन उसे नहीं पता कि जिसके पास मैं जा रहा हूँ, जिसके पास मैं गया हूँ, जो मुझे गाइड कर रहा है, क्या ये एक्सपर्टीज़ रखता है, क्या इसके पास एलिजिबिलिटी है टू गाइड मी, टू काउंसल मी। तो सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्रोफेशन को रेगुलेट किया जाए, ताकि जिस लाइसेंसिंग की जाए, जिसका दिल करे ये ऑफिस खोल के ना बैठ जाए। और जब आपकी कोई स्किल्स नहीं है, आप ऑफिस खोलते हैं। अभी आपने वो उसका वाकया देखा जो यूरोप में जो है यूनान में हुआ। उसके अलावा वो एक देसी एजेंट है,
इस वक्त मार्केट में बहुत सारे मॉडर्न एजेंट भी बैठे हुए हैं, दे डोंट हैव द स्किल्स, दे डोंट हैव द नॉलेज, और ये काम कर रहे हैं। अब नो बैक टू योर क्वेश्चन, देखें हर मुल्क को इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में स्टूडेंट वीज़ा तमाम ममालिक जो बड़े प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एजुकेशन कमर्शलाइज हो गई हुई है जी। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो सिर्फ यूके बिलियंस ऑफ पाउंड्स कमा रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट से। बिल्कुल ऐसे। सो उन मुल्कों की जरूरत है स्टूडेंट्स लेना, और दे अर्न मनी फ्रॉम इट। ओके। अच्छा, अब उनको जरूरत है तो फिर वीजे क्यों नहीं लगते? इशू असल में ये है कि हर मुल्क के अंदर या एजेंट्स या कुछ स्टूडेंट्स भी वो स्टूडेंट के बेस में उधर स्टूडेंट नहीं पढ़ना नहीं चाहते, दे वांट टू यूज द स्टूडेंट वीजा फॉर डिफरेंट रीजंस। हर मुल्क के पास स्टैटिस्टिक्स होते हैं, डाटा एनालिटिक्स का दौर है। एक साल के बाद हर मुल्क इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ये एनालाइज करता है कि जी पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल 10,000 बच्चा आया, इस यूनिवर्सिटी में आया, इस कोर्स में आया, कितने बच्चे भी पढ़ रहे हैं और कितने दाएं बाएं हो चुके हैं। उस वजह से फिर वो अगले साल अपनी पॉलिसीज को उस कंट्री के लिए रिवाइज करते हैं। इस वक्त कनाडा का वीजा बहुत फ्लेक्सिबल है, ऑस्ट्रेलिया का वीजा बहुत फ्लेक्सिबल है, यूके का वीजा बहुत फ्लेक्सिबल है, इवन यूएसए का। लेकिन फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं कि एवरीवन कैन अप्लाई एंड गेट द वीजा। एक रिक्वायरमेंट्स है और उसके लिए जरूरी है या तो आप खुद ऑनलाइन इतना ज्यादा रिसर्च करें, यू मस्ट नो द रिक्वायरमेंट्स, या आप जिस वीजा कंसल्टेंट के पास गए हैं वो मुस्तनद हो, उसके मुतल्लिक रिसर्च जरूर करें। ये नहीं कि अगर आप क्वालिफाई नहीं करते और वो आपको कह दीजिए आपका हो जाएगा, तो इस ख्वाब के पीछे ना जाए। 90% मैंने देखा कि मार्केट में वो बच्चे या इवन के जो स्किल्ड वर्कर के लिए जाते हैं, जब वो एलिजिबल नहीं होते, दे आर मोर वल्नरेबल। वो इस बात को नहीं देखते कि नोमान साहब ने मुझे कहा यू आर नॉट एलिजिबल, दे वांट टू फॉलो देयर ड्रीम्स। वो बी के पास जाएंगे, सी के पास जाएंगे, डी के पास भी, और जो उनको कहेगा जी आप जा सकती हैं, वो कहेंगे ये सही बात कर रहे हैं। अब ख्वाबों को फॉलो करना इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी ये है कि आप अगर एलिजिबल हैं तो एक दो बंदों से और ओपिनियन ले लें, एलिजिबल है जरूर परसू करें। और प्रॉब्लम क्या है, जहां हम नॉन एलिजिबिलिटी को थ्रू फेक तरीकों से एलिजिबिलिटी में बदलने की कोशिश करते हैं, वहाँ एजेंट इन्वॉल्व होती है, वहाँ दो नंबरियाँ होती है, वहाँ बच्चों के पैसे ज़ाया होते हैं, और इवन दो कि उनका वक्त भी ज़ाया होता है। और इस तरह जब आप बाहर चले जाते हैं तो आपकी जो रेपो होती है, ये जो इमेज होती है, वो भी पाकिस्तान की ख़राब होने का खदशा पैदा हो जाता है। अच्छा आसिम साहब, आपसे जानना चाहूँगी, अवेयरनेस नहीं है ना लोगों में, जिस तरह चट्टा साहब ने बात की है कि अगर एक बच्चे के एक एजेंट ने कह दिया कि आप एलिजिबल नहीं हैं, आप दोबारा से कोई ट्राई करें और कोई और चीज़ के हवाले से आप उसमें ट्राई कर लें, लेकिन बच्चे ए के पास, बी, सी, डी के पास जाएंगे, एजेंट के पास। अवेयरनेस के हवाले से क्या हमें करना चाहिए ताकि ये जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं, पैसे डूब जाते हैं बच्चों के, इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो इनिशिएटिव लिया जाए? जी, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले दो चीज़ें मैं नुमान साहब को बिल्कुल सेकंड करूँगा कि एक तो इसमें गवर्नमेंट की साइड से एक प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए जो सारे ऐसे एजेंट्स जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए कानून साजी करे और उनको एक SOPs के अंदर लेके आएँ कि वो उन सर्टन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए लोगों को गाइड करें। क्योंकि ये जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये हमारे एम्बेसडर्स भी हैं। जी। और वहाँ पे जाके जब उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है तो अल्टीमेटली या तो वो वहाँ पे सर्व करेंगे या वापस अपने मुल्क में आके सर्व करेंगे। तो ये एक अच्छा हमारे मुल्क में ना सिर्फ उससे फ़ॉरेन रेमिटेंसेस आएंगी बल्कि मुल्क की नेकनामी भी होगी। और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में जो यहाँ से पढ़ने के लिए गए हुए हैं वो अच्छे डॉक्टर्स के तौर पे भी सर्विसेज दे रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी सर्विसेज दे रहे हैं, IT प्रोफेशनल्स भी हैं। सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि उनको ये अवेयरनेस उनकी कॉलेज लाइफ से ही दी जाए कि आपके पास इंटरनेशनली किन किन कंट्रीज़ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं चूँकि एजुकेशनिस्ट भी हूँ, मैं ये देखता हूँ हायर एजुकेशन कमीशन बहुत लिमिटाइज्ड इंफॉर्मेशन देता है कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स आ रहे हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप्स आ रहे हैं। उनके लिए क्या सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी टेस्टिंग को क्वालिफाई करना है। आप यकीन कीजिए स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि सेट का टेस्ट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, GMAT क्या होता है, GRE क्या होता है, टोएफल किन किन कंट्रीज़ के लिए चाहिए, आइल्स किन के लिए चाहिए,
पियर्सन्स टेस्ट ऑफ इंग्लिश इनके लिए चाहिए। ये इतने मुश्किल टेस्ट आप यकीन कीजिए नहीं है, और आपको हैरानगी होगी कि सवात के अंदर लास्ट 2 ईयर्स से सवात जैसे कम पढ़े लिखे इलाके से बच्चे ने वर्ल्ड ओवर टॉप किया है सेट के अंदर। ठीक है, तो कहने का मसला है पोटेंशियल की कमी नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। और वो अवेयरनेस जनरेट हम कैसे कर सकते हैं? कुछ हमारे कोलीग्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में ऐसे सेशंस कंडक्ट करते हैं जो ओवरसीज़ एजुकेशन से रेलेवेंट होते हैं। एक तो ये SOP स्टैंडर्ड हो कि गवर्नमेंट खुद इनिशिएट करे कि उन तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे सेशंस को हम अपने कैरिकुलम के साथ थोड़ा सा लिंक्ड अप कर लें कि ये सेशंस वहाँ पे ऑर्गेनाइज हों। और वो अवेयरनेस देने के साथ साथ थोड़ा सा जहाँ पे कुछ इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के या लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को इनकरेज कर सकते हैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी हम कहें कि आप ऐसे स्कॉलरशिप्स क्रिएट करें ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको गेन करके जा सकें। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग इस वक्त जो ओवरसीज़ एजुकेशन के एक्सपेंसेस हैं, अगर हम उसकी कॉस्टिंग देखें तो ये अगर पाक रुपी में हम देखते हैं तो एक एवरेज फैमिली के लिए उसको अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इट स्टार्ट फ्रॉम 5 मिलियन टू 8 मिलियन, तो ये इतनी अमाउंट अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है। नुमान साहब मुझे बताइएगा, वर्क वीज़ा की बहुत ज़्यादा बात होती है और दूसरा कि PR किस तरह ली जा सकती है वहाँ जाके, तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास? देखिए जो वर्क वीज़ा है ना, ये दो इसकी कई कैटेगरीज हैं। जनरली जब हम वर्क वीज़ा की बात करते हैं तो होता है वर्क परमिट। ठीक है, वर्क परमिट आपको तब इशू होता है अगर आपको उस खास जिस मुल्क के आप जाना चाह रही हैं उधर से कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर लेटर इशू करे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इधर बैठे हुए इट इज़ रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपको उधर कंपनी इंटरव्यू करे और हायर कर ले और पाकिस्तान से सिलेक्शन कर ले। और सेकेंडली हर मुल्क ने अपनी जॉब मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योर किया होता है कि अगर आप इंटरनेशनली किसी बंदे को लेने जा रहे हैं तो आप जस्टिफाई करें वाई नॉट फ्रॉम योर लोकल कंट्री। सो दूसरी कुछ कैटेगरीज है इमिग्रेशन जिसके अंदर यू डोंट नीड जॉब, वो उसे स्किल्ड माइग्रेशन कहते हैं। स्किल्ड माइग्रेशन के अंदर जो 2 बड़े प्लेयर हैं दैट इज कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। उधर उनकी कुछ पॉइंट्स हैं, क्राइटेरिया आप उसको मीट करते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर द इमिग्रेशन, यू कैन डायरेक्ट क्वालिफाई फॉर द PR। कनाडा तो आपको एयरपोर्ट पे जाते ही समझे PR दे देता है। अच्छा। अगर आप एलिजिबल है। लेकिन द मेन पॉइंट इज एलिजिबिलिटी। तीसरी कुछ उधर सर्टन टाइम गुजारने के बाद भी आप अगर स्टूडेंट वीजे पे जाते हैं उसको टू कन्वर्ट इनटू PR, कनाडा इज द बेस्ट ऑप्शन। उनका टाइम शॉर्ट भी है और फ्लेक्सिबल भी है। कुछ 3 ममालिक का भी हमने स्टूडेंट वीज़े की बात की, सारे ममालिक इस वक्त स्टूडेंट्स को डिग्री कंप्लीट करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी दे रहे हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया अप टू 5 इयर्स पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दे रहा है। अगर आप उधर से मास्टर्स करते हैं सर्टन फील्ड्स के अंदर 2 साल की डिग्री करते हैं, यू विल गेट अप टू 5 इयर्स वर्क परमिट। और कनाडा के अंदर आपकी डिग्री की ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी दे रही हैं। UK वाले बैचलर या मास्टर्स के ऊपर 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दे रही हैं। लास्ट में कंक्लूडिंग बात सिर्फ ये कहूँगा, ये आपके प्रोग्राम तवस्सुत से स्टूडेंट्स को कि अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा ले रहे हैं, तो इसको काइंडली अपनी स्टडी कंप्लीट करें। अगर आप अपने जिस कोर्स में जा रहे हैं, जिस डिग्री में जा रहे हैं, आप उसको ध्यान से कंप्लीट कर लें। Rest assured you will get the work permit and you will have brighter opportunity to settle over there. जल्दबाजी में अपनी जो बाकी अपॉर्चुनिटीज है उसको भी ना खोएं। तो जॉब के हवाले से इदरीस साहब आपसे बात करना चाहूँगी, जॉब्स किस तरह हम लोग वहाँ से ले सकते हैं? जी, जॉब्स के हवाले से अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं जर्मनी के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स थे, टाइमलाइंस बहुत लग रही थी। तो अभी जर्मन एम्बेसडर की गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात हुई है। एक तो उसको वो स्क्वीज़ करना चाह रहे हैं कि वो जल्दी कंप्लीट करें उस प्रोसेस को, लेकिन उनकी सर्टन कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो जर्मन की अगर हम बात करें तो उनकी लैंग्वेज ऑब्स्टिकल है, क्योंकि आपको बताता चलूँ कि जर्मनी के अंदर जर्मन लैंग्वेज पे कॉम्पिटेंसी या ग्रिप होना ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए। दूसरी बात ये है कि उनकी दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो कहते हैं कि रेलिवेंट फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉफ्ट स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपका जो भी शोबा है उसमें आपके पास कॉम्पिटेंसी लेवल अच्छा होना चाहिए। और अभी जो कुछ शोबे हैं जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाह रहा हूँ कि उनको हेल्थ केयर में लोग चाहिए, उनको
जेनिटोरियल सर्विस में लोग चाहिए, हाउस कीपिंग में लोग चाहिए, शेफ़ चाहिए, कुक्स चाहिए, और आप यकीन कीजिए कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पाकिस्तानी या अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसके थोड़ा सा चंक हम लोगों ने छेड़ा है, उस पर बात करने की कोशिश की है। नुमान चट्टा साहब, मोहम्मद आसिम इदरीस साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए। यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।